रेनू और दीपक अपने चाचा चाची के पास रहते थे। कुछ साल पहले रेनू के माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे रेनू अपने छोटे भाई दीपक को संभालती थी। पुष्पा रेनू और उसके छोटे भाई दीपक को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करती थी। फिर एक दिन, चाचा जी, मुझे वो अपने छोटे भाई दीपक की खांसी की दवाई लानी है, तो मुझे पैसे चाहिए थे। उसको बहुत खांसी हो रही है, जिसकी वजह से दीपक पूरी रात नहीं सो पाया। हल्की सी खांसी तो हो रही है ना, उसे गर्म पानी में ना नमक मिला के पिला दे, ठीक हो जाएगा। ज्यादा पैसे उड़ाने का शौक हो ना तो खुद कमा ले, तब पता चलेगा। क्या हुआ सुरेश जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं रेनू पर? रेनू, क्या हुआ मुझे बता ना बेटा। चाची, वो क्या है ना, मेरा भाई दीपक कल पूरी रात खांस रहा था। उसकी दवाई के लिए ही चाचा जी से पैसे मांग रही थी। अरे मुन्ना को खांसी हो रही है और तू मुझे अब बता रही है? मेरे कमरे में दवाई रखी है, जाकर पिला दे उसे। तुमने ही इन बच्चों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अरे फ्री में मिल जाता है, इसलिए इनकी फरमाइश बढ़ती जाती है। सुरेश जी, ये बच्चे तुम्हारे बड़े भाई के हैं, तो हमारे भी तो हुए ना। और अब रेनू इस उम्र में कहाँ बेचारी कमाएगी खाएगी। पुष्पा दीपक के लिए कमरे में से खांसी की दवाई लेकर आती है, जिससे दीपक को आराम मिलने की वजह वो आराम से सो जाता है। पुष्पा रेनू की पढ़ाई के लिए पैसे बचा कर रखती है और सुरेश को भनक तक नहीं लगने देती, जिससे रेनू अपने छोटे भाई दीपक का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करती थी। रेनू तो बाहर इतनी गर्मी में बैठकर क्यों पढ़ रही है और दीपक को बाहर लेकर बैठी है? चाची, वो क्या है ना, हमारे कमरे में पंखा जब चलता है तो बहुत आवाज करता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और पंखे की आवाज से मेरा भाई दीपक उठ जाता है और रोने लगता है। रेनू, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, पर तेरी माँ जैसी हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो तू मुझे बताया कर। बेशक तेरे चाचा जी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, पर मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। चाचा जी, हम आपसे इसलिए नहीं बोलते, कहीं हमारे चक्कर में आपको चाचा से डांट ना खानी पड़े। और चाचा जी के लिए तो हम सौतेले ही बच्चे हैं ना। अरे रेनू बेटा, तो इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तेरे चाचा जी दिल के बहुत अच्छे हैं। वो बस थोड़ा सा काम के सिलसिले में परेशान रहते हैं, इसीलिए ऐसे बातें करते हैं। पुष्पा दीपक को गोद में ले लेती है और कुछ देर बाद जब पुष्पा रेनू को अपने कमरे में ले जाती है और एसी चलाकर रेनू अपनी पढ़ाई करती है, दूसरा दीपक सुरेश के पलंग पे आराम से सो रहा होता है। तभी कुछ देर बाद सुरेश ऑफिस से आता है और देखता है कि दीपक आराम से एसी में उसके पलंग पर सो रहा है। और तभी सुरेश बोलता है, ये सब क्या है? तुम लोग मेरे कमरे में आकर आराम कर रहे हो, वो भी एसी चलाकर। इसका बिल कौन तुम्हारा बाप भरेगा? जाओ अपने कमरे में, एक रूम दे दिया है वही बड़ी बात है, वरना तुम्हारी औकात नौकरों की नहीं है। सुरेश जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ी सी तो शर्म कीजिए। वो अभी बच्ची है और उसके माँ बाप के बाद हमें उसके लिए सब कुछ है। वो बेचारी कहाँ जाएगी? चाचा जी, चाची जी, हमारी वजह से आप दोनों कलेश मत कीजिए। चाचा जी ने सही बोला है, हमारी औकात तो बस नौकरों की है। वो आप लोग तो हमारे लिए भगवान हैं, जो हमें आप लोग पाल रहे हो और दोनों समय का खाना दे रहे हो। रेनू अपने छोटे भाई दीपक को रोते रोते लेकर कमरे में चली जाती है और कोने में बैठकर अपने माँ बाप की फोटो देखकर रोती रहती है। मन ही मन बातें करती और सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय जब रेनू सोकर उठती है और देखती है कि पुष्पा अभी तक कमरे में से नहीं आई है, तभी रेनू पुष्पा के कमरे में चुपके से जाती है। देखती है कि सुरेश कमरे में नहीं है और पुष्पा कम्बल उड़कर सो रही है। चाची जी, आप ठीक तो है ना? चाची, आप तो बहुत गर्म हो रही हो और बुखार भी बहुत तेज है। रुको चाची जी, मैं आपके सर पर गर्म पट्टी रखती हूँ। रेनू, मैं ठीक हूँ। अभी बस उठने की कोशिश की तो उठा नहीं गया मुझसे। और तू ये बता कि दीपक ने दूध पिया कि नहीं, वो ठीक है? चाची, आप दीपक की चिंता मत कीजिए और आप अपना ध्यान रखिए और आराम कीजिए। और दीपक ने दूध पी लिया है। रेनू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार है। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। तेरे चाचा ने तुझे कल रात में जो बोला था, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। चाची जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और इस बात को मैं रात को ही भूल गई थी और आप भी भूल जाइए। बेचारी रेनू को मेरी और इस घर की कितनी फिक्र है। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी सुरेश जी ऐसी हालत में भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। काश उन्हें इन बच्चों की कदर होती। रेनू घर का सारा काम करती है और साथ ही अपनी चाची पुष्पा को भी समय पर दवाई देती है और सुबह शाम का खाना सभी के लिए समय पर बनाती है। कुछ दिन बाद पुष्पा बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं।
सुरेश का रेनू और अपनी पत्नी पुष्पा के लिए व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। पुष्पा बेचारी शांत और भोले स्वभाव की थी। फिर एक दिन सुरेश जी, ये कौन है और आप दोनों ने ये माला क्यों पहनी हुई है? ये मेरी पत्नी है विभा, बिजनेस पार्टनर थी और हमने शादी कर ली। पर सुरेश जी, आपकी तो शादी हो रखी है ना, तो आपने दूसरी शादी क्यों की? पुष्पा, तुमसे शादी मैंने मजबूरी में की थी, इसलिए निभाना पड़ रहा है। लेकिन विभा से मैं प्यार करता हूँ तो इसके साथ ही रहूंगा। तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो। सुरेश जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी शादी के बाद मेरे लिए यही घर मेरा सब कुछ है। तुम इस घर में रह सकती हो, और हाँ, घर का पूरा ख्याल रखना होगा, सारा काम करना पड़ेगा। सुरेश, ये बच्चे तुम्हारे हैं और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। ये लोग तो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, इनको अपने घर में रखकर एहसान कर रहा हूँ इनके ऊपर। ए रेनू, तू क्या देख रही है? तेरी नई चाची आई है ना, गृह प्रवेश की तैयारी कौन करेगा? चल। रेनू अपनी सौतेली चाची का गृह प्रवेश कराती है। विभा पुष्पा को उसके कमरे से निकालकर रेनू के खोखले कमरे में पुष्पा का सारा सामान रख देती है। तीनों गर्मी में बिना पंखे के रहते हैं। पुष्पा पूरी रात कमरे में सोती रहती थी और घर का सारा काम पुष्पा करती थी और रेनू और दीपक का भी ख्याल रखती थी। कहाँ मर गए हैं सारे के सारे? इतना टाइम हो गया है, अभी तक घर में कुछ बना ही नहीं है। विभा जी, आप सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हैं? नाश्ता तो बन गया है, ये लीजिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना टाइम हो गया है और तुम मेरे चिल्लाने पर भी नाश्ता बनाकर ला रही हो। सो रही होगी महारानी की तरह तुम। और वो रेनू कहाँ है? रेनू दीपक के लिए रसोई में दूध गर्म कर रही होगी। वो बहुत देर से भूखा है ना, और रो भी रहा है। ये तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम दूध पी रहे हो। जब खुद कमाओगे ना, जब पता चलेगा। बस सारा दिन फ्री की रोटी खिलवा लो। जाओ, जाकर और भी काम है घर में, करो उन्हें, तब जाकर तुम्हें खाना मिलेगा और उसमें से थोड़ा सा अपने भाई को भी खिला देना। पर चाची, मेरा भाई अभी छोटा है, वो अभी रोटी नहीं खा पाएगा। अगर इतना ही शौक है ना दूध पिलाने का, तो निकल जा मेरे घर से। रोड पर रह, भीख मांग और अपने भाई को दूध पिला। रेनू घर का काम करने के साथ साथ बाहर जाकर दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करके आती थी, जिससे वो अपने भाई दीपक को पालती थी। पुष्पा को रेनू को इतनी छोटी सी उम्र में मेहनत करते देख अच्छा नहीं लगता था। पुष्पा दिन रात मन ही मन रोती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत गई थी। एक दिन सुबह के समय पुष्पा सुरेश के कमरे में जाती है और देखती है कि घर का और तिजोरी का सारा सामान निकल गया और सुरेश बेहोश है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? और सुरेश जी को क्या हो गया? इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। और विवाह भी नहीं दिख रही है। सुरेश जी, आप ठीक तो है ना? मैं आज सुबह आपके कमरे में आई थी तो ये सब चोरी और आपका बेहोश होना, मैं कुछ समझी नहीं। पुष्पा, मुझे माफ कर दो पुष्पा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने गलत इंसान को अपना समझ लिया। कल रात को वो एक लड़के के साथ मैंने उसे बात करते हुए देख लिया। वो मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए थी। जब मुझे ये पता चल गया तो उसने मुझे बेहोश करके घर का सारा सामान चुरा लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम लोगों के साथ व्यवहार किया था उसके लिए। अब वो पुष्पा और रेनू से माफी मांग लेता है और खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। सुरेश रेनू और दीपक की अपने बच्चों की तरह ही ख्वाहिश पूरी करता है। सुमन, निधि, निकिता, समीक्षा, जूही पांचों रमा की बहुएं थी, लेकिन पांचों को ही घर का खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और ना ही घर का खाना अच्छा लगता। वो इसीलिए आए दिन बाहर का ही खाना खाती। एक दिन रमा अपनी पांचों बहुओं का घर पर इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद जब पांचों आती है तो रमा कहती है, तुम पांचों को मैं कब और कौन सी भाषा से समझाऊं? आज कहाँ थी तुम पांचों? मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम पांचों को जरा भी अक्ल है या नहीं? यहाँ तुम्हारी सास घर पर इंतजार कर रही है और तुम हो कि? माँ जी, लेकिन आप हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? हम तो पहले ही बोल कर गए थे ना। बोल कर गए थे, लेकिन ये नहीं सोचा तुम पांचों ने कि तुम पांचों ही बाहर चली जाओगी तो मैं घर पर अकेली क्या करूंगी। मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ा। मैंने अकेले ही सबके लिए खाना भी बनाया है। माँ जी, हमारे लिए खाना बनाने की क्या जरूरत थी? हम पांचों तो आज पिज्जा खाकर आए हैं और आपको तो अपने लिए भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। हम आपके लिए भी पिज्जा लाए हैं बाहर से।
तुझे पता नहीं है क्या बहू कि मैं बाहर का ज्यादा नहीं खाती हूँ और तुम पांचों को बाहर का इतना नहीं खाना चाहिए। तुम पांचों की ही तबीयत खराब होगी, फिर वो भी मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा। माँ जी कुछ नहीं होता बाहर के खाने से। ये बात तो बस वही लोग कहते हैं जिन्हें बाहर का खाने को मिलता नहीं है या फिर बाहर का पसंद ही ना हो, तभी तो बस बुराई ही करते रहते हैं हर वक्त। ये सब छोड़ो माँ जी, आप एक काम करो, पिज्जा खा लो और सोते हैं फिर। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा, और मैंने जो घर पर इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? वो आज भी खराब होगा। और नहीं तो क्या। अरे जब घर में कोई घर का खाना ही नहीं खाता तो होना क्या है, वेस्ट ही होगा ना। देख लो आप क्या हो सकता है। आप सुबह गरम करके खा लेना या फिर कुत्तों को खिला देना। अब यही हो सकता है। माँ जी बस हमारा पिज्जा वेस्ट मत करना। बस आपके लिए पिज्जा लाने के चक्कर में आज और भी ज्यादा देर हुई है हमें, वरना तो हम कब का समय पर आ चुके होते। इसलिए आप पिज्जा खा लेना। हे भगवान, कैसी निकम्मी बहुएं मिली है मुझे। कुछ बहुएं होती है जो अपनी सास को रोटी पूछती है, दाल पूछती है, 4 तरह की सब्जियां बनाती है, और एक तुम सब हो कि बस पिज्जा खाओ माँ जी, पिज्जा। माँ जी सब्जी तो हम पूछते ही है ना। ये तो हम आपके लिए पिज्जा लाए हैं। ये वेज वाला पिज्जा है। तुम लोग लाए हो ना पिज्जा, तो तुम लोग ही खाओ। मैं तो वही खाऊंगी जो मैंने बनाया है। तुम लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आती। घर की लक्ष्मी हो तुम पांचों और अन्न का अपमान करती रहती हो। माँ जी माफ करना, अन्न का अपमान हमारी वजह से नहीं होता बल्कि आपकी वजह से होता है। आपको पता है अच्छे से कि हम पांचों घर का खाना नहीं खाती हैं, तो क्यों बनाती हो आप रोज रोज? वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम पांचों के लिए खाना बना दिया। तुम पांचों को तो बाहर का सड़ा गला बासी बचा हुआ खाना पसंद है ना, वही खाओ और मरो। रमा अपनी पांचों बहुओं से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि रमा की पांचों बहुओं को बाहर का खाना खाने की आदत थी और इसी वजह से हमेशा रमा के घर का खाना खराब होता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं हॉल में टीवी देखते हुए नूडल्स खा रही थी। तभी वहाँ रमा आती है और बोलती है, खाओ खाओ, जितना मन करे बाहर का खाना खाओ, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद तक तो तुम सबके खाने में रोक लग जाएगी। माँ जी क्यों, क्या हुआ? आप हमारे खाने पर अब रोक लगाओगी? क्या आप इतनी बुरी सास हो कि अपनी ही बहुओं को खाने के लिए तरसाओगी? माँ जी सच में आपसे इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी हमें। कोई बात नहीं बहुओं, उम्मीद हो चाहे ना हो, लेकिन अब सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? सच को स्वीकार करना पड़ेगा, बाहर का खाना अब नहीं मिलेगा। क्या मतलब है इन सब बातों का? हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। माँ जी आप बताओगी कि क्या बोलना चाहती हो? मेरी प्यारी बहुओं, तुम्हारे ससुर जी ने हम सबको गांव बुलाया है। उन्हें हमारी याद आ रही है। क्या गांव बुलाया है? लेकिन क्यों माँ जी? आपको तो पता है ना हमें गांव में रहने की आदत नहीं है। हाँ बहू, मुझे तो पता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे ससुर जी की बात नहीं टाल सकती हूँ। और वैसे भी उनको शहर की हवा पानी रास नहीं आती है, इसीलिए हमें ही उनसे मिलने गांव जाना पड़ेगा अब। वैसे माँ जी अगर हम सब मान जाते हैं गांव जाने के लिए, तो हम सब कब जाएंगे गांव? कुछ तो बताओ हमें। पहली बात तो ये है कि तुम सब के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं मानने के अलावा। और दूसरी बात ये है कि हम आज ही गांव जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही हम सबकी टिकट करवा दी थी, इसलिए जाओ बहुओं, बैग बांधो। रमा की बात सुनकर पांचों बहुएं जल्दी से अपना सामान बांधने लगती है। कुछ देर बाद पांचों बहुएं और रमा गांव के लिए निकल जाती। काफी लंबे सफर के बाद सब लोग गांव पहुंचते हैं। पांचों बहुएं अपने ससुर मनोज से मिलती। इतने समय बाद सबको एक साथ देख रहा हूँ। अपने परिवार को साथ देखकर तो खुशी होती ही है। सब लोग आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही शाम को जब मनोज बाजरे का आटा और सरसों लेकर आता है। आज मैं बाजरा और सरसों लेकर आया हूँ। हाँ, सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाऊंगा मैं आज। बताओ तुम में से सबसे अच्छा साग कौन बनाना जानता है? आप भी ना, कैसा मजाक करते हो। इन लोगों को दाल चावल तो बनाना आता ही नहीं है।
फिर बाजरे की रोटी और सरसों का साग कैसे बनाएंगे ये लोग? माँ जी, जो चीजें हम खाते हैं वही तो हमें बनाना भी आएगा ना। आप ससुर जी के सामने हमें बार बार नीचे क्यों दिखा रही हो कि हमें कुछ नहीं आता, हम बस बाहर का खाते हैं। तुझे बुरा क्यों लग रहा है बहू? मैंने तो वही कहा ना जो सच है। अब इसमें मुझे तो कोई झूठ नहीं लगता है। माँ जी, हम बोल भी नहीं रहे हैं कि ये झूठ है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि एक ही बात को इतना क्यों खींच रही हो। हम बाहर का इसलिए खाते हैं क्योंकि हम बचपन से ही बाहर का खाते आ रहे हैं और हमें घर का खाना कुछ खास नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमें इतना सब कहेंगी। वैसे भी माँ जी, आप कुछ अच्छा बनाना जानती भी नहीं हो। ऐसे ही कुछ भी बनाकर रख देती हो और हमसे उम्मीद करती हो कि हम वो खाना खा भी लें, फिर चाहे आपने कैसा भी बनाया हो। तुम लोगों को बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम सब अपनी हद में रहो। पहले तो खुद बोलने का मौका दिया और अब जब बोला जा रहा है तो बुरा भी लग रहा है। तेवर दिखा रही हो अपनी सास को। माँ जी, आप ना अरे अरे बस भी करो। तुम सब इतनी बहस क्यों कर रही हो? और रही बात खाने की, तो वो मैं बना लूंगा। तुम पांचों को बाहर खाना अच्छा लगता है ना, तो आज तुम्हें सरसों का साग और बाजरे की रोटी मैं खिलाऊंगा, जिसे खाने के बाद तुम बाहर का खाना पक्का भूल जाओगी। इन पांचों को कुछ नहीं भूलना है। कितना भी अच्छा पकवान बनाकर खिला दो, इन्हें तो वही पसंद आना है जिसे कुत्ता भी मुंह ना लगाए। रमा बस करो। वे बहुत शांत है, तो तुम्हें इतना बोलने की क्या जरूरत है? तुम भी शांत हो जाओ। मनोज सबको शांत करवाता है और खुद ही खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद जब सरसों का साग और बाजरे की रोटी बन जाती है तो मनोज खुद ही अपनी बहुओं के लिए खाना निकालता है और उन्हें खाने को देता है। ये खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास अपनी 5 बहुओं के लिए। अपने ससुर के कहने पर पांचों बहुएं खाना खाना शुरू कर दी। पांचों को ही खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वाह ससुर जी, सच में ये तो लाजवाब है। ये तो बाहर के खाने से भी कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ सच में, आज तक हमने बाहर का कितना कुछ खाया है, लेकिन किसी भी चीज में ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ससुर जी, एक रोटी और दे दो मुझे। मुझे भी एक रोटी और दे दो। मुझे सिखा देना ससुर जी, ये कैसे बनाते हैं। अब से मैं भी यही बनाऊंगी और खाऊंगी भी। हाँ निकिता, तुम सीख लो, क्योंकि अब तो मैं भी यही खाने वाली हूँ। क्या बात है, आज तो चमत्कार हो गया। जिन्हें बर्गर पिज्जा के ऊपर कुछ पता ही नहीं था, उन्हें बाजरे की रोटी और सरसों का साग अच्छा लग गया। मैंने कहा था ना बहुओं कि तुम सबको ये पसंद आएगा। मनोज और रमा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पांचों बहुओं ने पहली बार बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाया था और उन्हें ये बहुत पसंद आया था। रीतू को शुरू से ही तीखा खाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो बहुत ज्यादा तीखा खाया करती थी। शादी के बाद भी वो खाना बहुत ही ज्यादा तीखा बनाया करती थी। एक दिन जब रीतू ने बहुत ही तीखा खाना बनाया होता है, जिसे खाने के बाद तो रीतू की सास तुलसी के कान से धुआं निकल जाता है। बहू, तूने खाने में मिर्ची डाली है या मिर्च में खाना बनाया है? अरे इतना तीखा कौन खाता है? तुझे क्या अपने सास ससुर से प्यार नहीं है जो तू इतनी मिर्च वाला खाना बना रही है घर में? माँ जी, मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ तब से तो मैं मिर्च वाला खाना बनाती ही आ रही हूँ। बहू, हमें तो लगा तू धीरे धीरे सादा खाना भी बनाने लग जाएगी, लेकिन तूने तो सचमुच हद ही कर दी। माँ जी, क्या हद कर दी मैंने? आपको तीखा खाना पसंद नहीं आया तो मैंने हद कर दी है। बहू, मिर्च मसाला चल जाता है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा ही तीखा बनाया है तूने खाना। हम लोग तो जरा सा भी तीखा खाना नहीं खाते, बस तेरी वजह से अब तक खा रहे हैं, लेकिन बस अब और नहीं। माँ जी, लेकिन मुझे तो तीखा ही पसंद है ना। बहू, मैं तुझे तीखा खाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस अब हमें माफ कर दे। तुझे नहीं पता, लेकिन अब तक हम लोग कैसे तेरा बनाया हुआ तीखा खाना खा रहे थे। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हो कि मैं अब से कुछ तीखा नहीं बनाऊंगी? हाँ बहू, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुझे खाना है तो तू खा, लेकिन हमारे लिए मिर्चियों वाला तीखा खाना मत बना, वरना मेरे बचे कुछ जो दिन बचे हैं ना, वो भी नहीं रहेंगे और मैं चल बसूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। रीतू अब खाने के साथ तीखी मिर्चियाँ खाने लगती है और वो रीतू को तीखे खाने से भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगता था। कुछ दिनों बाद रीतू और तुलसी
दोनों पड़ोसन रमा के घर जाते हैं, रमा की दावत में। अरे तुलसी, तू इतनी लेट क्यों आई है? तूने तो आने में देर ही कर दी। मुझे लगा अब तू आएगी ही नहीं। खैर अच्छा हुआ तू आ गई। पता है अभी तेरी ही बात हो रही थी। चल अब रमा झूठ भी मत बोल, तू कहाँ मेरी बात समझने लग गई। एक तो तू पहले ही लेट आई है और अब मुझसे बातें करने लग गई। अरे चल, अब दावत भी शुरू हो चुकी है। चल मैं तुझे प्लेट देती हूँ। रमा आंटी, आपने तीखी मिर्च तो रखी है ना? तीखी मिर्ची? वो क्यों बहू? क्यों क्या, मुझे तीखा खाना पसंद है ना। अब आपने मेरे लिए तो बस तीखा खाना बनाया ही नहीं होगा, तो मैं पूछ रही हूँ कि मिर्च है ना तीखी वाली? बहू, तू किसी के घर में दावत में आई है और यहाँ जो है वो खा लेना, अपनी मर्जी का नहीं मिलने वाला। क्यों माँ जी, दावत रखी है तो सबकी पसंद का ध्यान भी तो रखना चाहिए ना। आंटी, मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ? अब आप ही बताओ, मुझे तीखी मिर्च पसंद है तो पसंद है, इसमें बुराई ही क्या है? अरे कुछ गलत नहीं बोल रही है बहू। और हाँ, मेरे घर में मिर्ची तो तू खा लियो, जितनी भी खानी हो। खुश अब? अच्छा अब ठीक है, चले अब दावत के लिए। अरे हाँ हाँ चलो अब। रमा तुलसी और रीतू को लेकर जहाँ खाना खाया जा रहा था वहाँ चली जाती है। रीतू खाने के साथ साथ तीखी मिर्चियाँ भी खाने लगती है। वहाँ आए लोग सब रीतू को ही देख रहे थे कि आखिर वो इतनी तीखी मिर्ची कैसे खा रही थी। कुछ देर बाद एक अमन नाम का लड़का रीतू को मिर्चियाँ खाते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है। मैडम जी, इतनी मिर्चियाँ क्यों खा रही हो? रोना चाहते हो या आंसू छुपाना चाहते हो? अरे ओ, इंसान क्या अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता? मुझे मिर्च पसंद है तो खा ही रही हूँ मैं। लेकिन आपको क्या तीखा खाने की जरूरत है? आप तो वैसे ही बवाल मचा रही हो। अगर आप इस तरह से बकवास करते रहे ना तो मैं बवाल मचा रही हूँ तो वो अलग बात होगी, लेकिन आपके साथ क्या क्या होगा वो आप नहीं सोच सकते हो। इसलिए अच्छा होगा आप जाइए यहाँ से। क्या मैडम, आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च खा रही हो और मुझे मिर्ची खाते हुए ना लोग पसंद है, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ। क्या मैं आपको देख भी नहीं सकता? इतना भी क्या जुल्म करना। अच्छा, आपको मुझे देखना है? चलिए कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। रीतू इतना बोलकर अमन के मुंह में जबरदस्ती तीखी मिर्ची डाल देती है। इसके बाद अमन पानी के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। रीतू को तीखी मिर्ची इतनी पसंद थी कि अब वो हर चीज के साथ तीखी मिर्ची खाने लगती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद रीतू अपने कमरे में बैठकर तीखी मिर्ची और दाल चावल खा रही होती है। तभी वहाँ रीतू की सास और रीतू का पति अंकित आता है। अरे अब बस भी करो रीतू, इतनी मिर्ची क्यों खा रही हो? अरे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा ऐसे तो। मुझे कुछ नहीं होने वाला। तीखी मिर्च तो मेरे लिए शहद है। जब तक मैं तीखी मिर्च ना खाऊं मेरा तो दिन ही नहीं शुरू होता और ना ही दिन खत्म होता। वो तो ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा तुम्हें कितनी सारी मिर्ची है ये। अरे तुम्हें पता है ना, तीखी मिर्ची खाने से कई बार हमारा पेट खराब हो जाता है। अरे इतना भी मत खाओ कि बाद में हमें पछताना पड़े। तुम लोगों का होगा ऐसा पेट जो तीखा खाना ना पचा पाए, लेकिन मेरा पेट ऐसा नहीं है और इससे भी तीखा तीखा खाना पचाया है मैंने। और ये मिर्ची तो मुझे इतनी तीखी लग भी नहीं रही है। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई ये लड़की, इतनी तीखी तीखी मिर्ची खा रही है। जरा सा भी तीखा नहीं लगता इसे। अरे तीखी तेरी जुबान से भले ही ना, लेकिन तेरे पेट की हालत जरूर खराब हो रही है। माँ जी आप तो कुछ बोलो ही मत। आपने ही तो मुझे बोला था ना कि अगर मुझे तीखा खाना है तो मैं खाने के साथ मिर्ची खा सकती हूँ, और जब अब मैं सच में खाने के साथ मिर्ची खा रही हूँ तो आप सुना रही हो। अरे मुझे क्या पता था कि तू इतनी तीखी मिर्ची खाएगी। तेरे पेट से आग नहीं निकलती या कानों से धुआं नहीं निकलता। मत खा, वरना किसी दिन मिर्चियों की माला लगानी पड़ जाएगी तेरी तस्वीर पर। माँ जी आप तो यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि आप अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी लाओ जो आपके इशारों पर चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस सोचती रहो ये सब। माँ ये सब मेरी दूसरी पत्नी लाने के लिए नहीं बोल रही है, बल्कि ये इसलिए बोल रही है ताकि तुम थोड़ा बहुत समझदार बन सको। लेकिन नहीं, तुम्हें दूसरों की बात समझ में कहाँ आती है। अंकित बेटा तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल इसे हमारी बात समझ आ जाएगी। माँ समझ तो आ जाएगा, लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ऋतु की तबीयत ना खराब हो जाए इन तीखी मिर्ची के चक्कर में, क्योंकि तीखा खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि बहू बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन बहू को तू देख रहा है ना कैसे बस अपनी मनमानी करे जा रही है, किसी की सुनने तक को राजी नहीं है। तो हम कर भी कह सकते हैं अब। माँ जी अगर आप सही बोल रही होती ना तो मैं आपकी बात मान भी लेती,
लेकिन आपकी बात तो बिल्कुल गलत है। मैं क्या, कोई भी ना माने, आप लोग फीका खाते हो, मैं नहीं। रितु की इन सब हरकतों से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत तंग आ चुके थे। रितु किसी की बात सुनने तक को राजी नहीं थी, बस अपनी ही मनमानी किया करती और रोज तीखी मिर्ची ही खाया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब भी रितु की इस आदत में कोई भी सुधार नहीं आता है। कुछ दिनों बाद रितु के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जो कि रितु से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ये देखकर तुलसी और अंकित दोनों रितु को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर रितु का इलाज करता है और रितु का चेकअप करने के बाद डॉक्टर सबको बताते हैं। माता जी, आपकी बहू को बवासीर हो गया है। आपकी बहू तीखा खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है क्या? डॉक्टर साहब, आप गलत बोल रहे हो। तीखा नहीं बल्कि तीखी मिर्ची खाने की बहुत शौकीन है मेरी बहू। तो बस फिर इसमें हैरानी की क्या बात है? अब खाने पर काबू नहीं करोगे तो कोई दिक्कत तो होगी ही ना। डॉक्टर साहब, अब मैं तीखी मिर्ची तो खा सकती हूँ ना? आप अब तीखा और ये मसाला वाला खाना भूल जाओ। बस खुशबू से ही मन भरना होगा। अब सादा खाना ही आपके जीवन को बचा सकता है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद रितु को मजबूरन मिर्ची खाने पर काबू करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।